बहुत से बच्चे ADHD से जूझ रहे हैं, जिसकी जानकारी ना तो खुद उन्हें ना उनके माता पिता को। इसकी एक ही वजह है लोगों तक सही जानकारी या जागरूकता का नहीं होना। दर्शकों नमस्कार, आज के स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ADHD पर, यानी कि अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि जब कोई जन्मता है तो जन्म के समय ही या जन्म के बाद एक दिमागी बीमारी विकसित हो जाना, जिसके हमारे साथ होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका त्रिवेदी हमारे साथ है। इस पर खास चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ADHD बहुत तेजी से फैल रहा है। ADHD एक वर्ड है जो लोगों को समझ तक नहीं आ रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अब ADHD की व्यवस्था क्या है। ADHD आखिर में सरल भाषा में बात करूँ तो है क्या? तो ADHD जैसे कि आपने बताया अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, तो ये आपका एक क्रॉनिक बीमारी है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है और ये जब जन्म होता है उसके साथ ही होती है। बट बच्चा जब 2 साल होता है या 2 से 17 साल के बीच में धीरे धीरे इसके जब साइन सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो अगर पेरेंट को लग रहा है कि कुछ अजीब सा चल रहा है, अलग चल रहा है, तो वो डॉक्टर की सहायता लेते हैं और फिर डॉक्टर उसके सारे साइन सिम्टम्स लेके डायग्नोस करते हैं कि वो ADHD का पेशेंट है या नहीं है। अब जैसे अगर मुझे ADHD है तो मैं ये कैसे पता करूं कि मैं भी ADHD से ग्रसित हूं, क्योंकि इसके सिम्टम्स लोगों तक जानकारी है नहीं। तो ऐसे कैसे पता करूंगी, लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ वो भी अब ग्रसित हो चुके हैं? देखिए ADHD जैसे कि मैंने बताया आपको, ब्रेन के डिसफंक्शन का, आपके ब्रेन का डिवीजन होता है पार्ट का फ्रंटल लोब में। साइंटिस्ट ने देखा है कि जो नर्व्स होते हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, अगर उनमें कुछ चेंजेस पाए गए हैं जो कि नॉर्मल ब्रेन से हटकर है, तो वैसे व्यक्ति में ADHD के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये बॉयज़ में, मेल में ज़्यादा देखा गया है, टॉयज़ है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। लड़कियों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया है। तो अगर आपका बच्चा एक मेल है, अगर नॉर्मल माइलस्टोन नहीं कर पा रहा है, जैसे कि 2 साल में उसको 8 से 10 शब्द बोलने चाहिए, अगर आप कुछ बेसिक कमांड्स दे रहे हैं कि जाओ वहाँ से जाके फ़ोन उठा के ले आओ, पेंसिल ले आओ, कलरिंग करो, 2 मिनट बैठो मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, अगर ऐसे बेसिक कमांड फॉलो नहीं करता है और ये 6 महीने से ज़्यादा है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि ADHD है। पेरेंट्स में क्या है, अभी इग्नोर बहुत कर रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे को ऐसा नहीं हो सकता है। आप ये मेरी सलाह मान के चलिए कि अगर आपने अर्ली स्टेज पे अपने बच्चों को डायग्नोस कर लिया या आपको लग रहा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे में या बेटी में है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अब इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने बेसिकली ADHD को ना 4 डिविजन्स में बांटा हुआ है। पहला डिवीजन हमारा है प्रीडोमिनेंटली इनएक्टिव हाइपर एक्टिव किड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, वो आपके बेसिक जो आप कमांड्स दे रहे हैं उसको फॉलो नहीं करेगा। हाइपर एक्टिव पे अगर एक बार आती हूँ, एक बार पूछूंगी, हाइपर एक्टिव मतलब चंचल होना। चंचल होना, तो एक्स्ट्रा चंचल होना और चंचल होना दोनों में एक डिफरेंस है। आजकल के हर बच्चे ऐसे ही रहते हैं। तो ये मैं आपको सेकेंड वाले डिसऑर्डर में बताऊंगी। पहले वाले में क्या है कि बच्चा ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव नहीं है, एक्टिव है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर है। नॉर्मल बच्चा 1 घंटे 2 घंटे खेलेगा, थक जाएगा, फिर वो अपना कुछ और काम करेगा। आपने बोला कि ये वाला गेम खेलो बैठ करके, वो आपके साथ इंटरैक्ट करेगा, बैठ के खेलेगा। ऐसे बच्चे अटेंशन नहीं कर पाते हैं, इनकी अटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत देर तक एक जगह फोकस नहीं कर सकते हैं ये बच्चे। कई बार क्या होगा, डे ड्रीमर होते हैं, खेलते खेलते बात करते करते कहीं खो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों में इनको बहुत मेहनत लगती है। मेंटली अगर कोई गेम खेलने को बोल रहे हैं जहाँ पे आपको ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ये बच्चे वो नहीं करना चाहते हैं। वो तुरंत 2 सेकंड में हट जाएंगे कि ये मुझे नहीं करना है, एक जगह नहीं बैठेंगे, ये कहीं इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, कमांड फॉलो नहीं करेंगे। हो सकता है आप रोज़ एक चीज़ बोल रहे हैं कि ये पेंसिल उठा के यहाँ रखो, आप 15 दिन से बोल रहे हैं, 2 महीने से बोल रहे हैं, बट बच्चे को ये कमांड फॉलो करने में डिफरेंट है, डिफ़िकल्टी हो रही है। नॉर्मल बच्चा 2 दिन में 1 दिन में समझ जाएगा कि अच्छा मैं यहाँ से गिरा, मुझे चोट लगी, अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, मम्मी ने बोला है कि ये नहीं करना है। ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है और वो बच्चा समझ जाएगा, ये समझदार बच्चा हो गया। लेकिन जिसको ADHD का प्रॉब्लम है वो बार बार वही चीज़ रिपीट करेगा, फोकस नहीं कर सकेगा। अब आपने जैसे बोला हाइपर एक्टिविटी का, तो हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिव
सिंड्रोम्स हो जाते हैं बच्चों में, डिसऑर्डर होते हैं, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा चुलबुला हो जाता है, एक जगह कभी स्थिर नहीं रहेगा। एनर्जी तो है ही जो नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में ख़त्म नहीं होती है, कभी ना कभी ये कुछ ना कुछ करता रहेगा, कभी कहाँ से उठाएगा। जहाँ पे बैठने की जगह है, नॉर्मल बच्चे जो होंगे वो वहाँ बैठेंगे, आपका कमांड फॉलो करेंगे। ऐसे बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि ये तुरंत उठ के वहाँ से खड़े हो जाएंगे। जैसे कि आपने बोला यहाँ बैठना, यहाँ से क्लाइंब नहीं करना है या जंप नहीं करना है, बाकी बच्चे जो होंगे वो वहाँ पे बैठेंगे, आपका कमांड फॉलो करेंगे। ऐसे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, वो उठेंगे, वो कूदेंगे, फानेंगे, चढ़ जाएंगे कहीं ना कहीं पे। कई बार क्या होगा, ऐसे बच्चों को आप नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन अगर आपने पूछा कि किसने किया और आपने पूरा अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, ये बच्चे उसके पहले ही आंसर दे देंगे। उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये जो मैंने आंसर दिया, जो क्वेश्चन पूछा जाना था उसी के लिए ये आंसर है या किसी और चीज़ के लिए था। बच्चा अपना बीच में रुकेगा, आपको रोक देगा, सडनली कुछ नए आंसर्स दे देगा। अगर आपने बोला है कि ये चीज़ करो, वो अटेंशन नहीं सीख कर पाएगा, उसको नई चीज़ चाहिए हर थोड़ी देर में, फोकस नहीं कर पाता है, समझने में थोड़ी तकलीफ होती है कि आप क्या बोल रहे हैं, और सडनली बात काटता है ये बच्चा। इसको समझ नहीं आता है कि मुझे कहाँ पर कब क्या बोलना चाहिए और किसके सामने बोलना चाहिए। अब ADHD का जो दायरा है वो बच्चों तक सीमित नहीं रह गया। ADHD अब बड़ों में भी देखा जा रहा है कि उनमें भी डेवलप हो रहा है, पर कहीं ना कहीं संकोच से वो बाहर तक नहीं आ पाते हैं, इसको एड्रेस नहीं करते हैं। तो ADHD का दायरा क्या है, आपके पास किस तरीके के पेशेंट्स पहुंचते हैं, और अगर ADHD है तो इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इफेक्ट होता है। बड़े लोग जो हैं वो अपने दफ्तर जाते होंगे, काम करते होंगे, छोटे बच्चे स्कूल जाते होंगे, तो जो डेली का रूटीन है वो बुरी तरीके से अफेक्टेड है। कैसे प्रभाव पड़ा है, ADHD का एक प्रभाव बता दें और कितना दायरा इसका आगे तक जा चुका है वो एक बार बताएं। देखिए, दो टाइप्स मैंने आपको बताया, तीसरा टाइप जो है कंबाइंड है। तो हम ADHD तभी बोलते हैं पेशेंट्स को जब पहला और दूसरा जो मैंने बताया दोनों, अगर खाली एक टाइप का है तो वो ADHD नहीं कहलाएगा। कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं या ऐसे कुछ खान पान आ गया है कि एनर्जी रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या कुछ बच्चे होंगे जो थोड़ा डिले सीखते हैं। तो अगर दोनों जो मैंने आपको बताया दोनों में से 6 सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं कंबाइंड ADHD। और एक होता है कि बहुत ज़्यादा साइन सिम्टम्स आ रहे हैं बट आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो पेशेंट आया है मेरे पास ये ADHD है कि नहीं है। तो हम अगर छोटा बच्चा आया है और पेरेंट लेकर आया है हमारे पास, तो जिस मोमेंट से वो हमारे क्लिनिक में आता है हम उसका बिहेवियर देखते हैं। जैसे कि कुछ जो नॉर्मल बच्चे होंगे वो एक जगह बैठेंगे, वो मेरा कमांड फॉलो करेंगे, अपने पेरेंट्स का कमांड फॉलो करेंगे। ये बच्चे नॉन स्टॉप अपनी जगह से स्विच करते रहेंगे, कभी कोई चीज़ छुएंगे, कभी कोई चीज़ छुएंगे, कभी ये सामान यहाँ से तोड़ेंगे फोड़ेंगे, कभी चेयर पे चढ़ जाएंगे, कभी जंप कर जाएंगे। तो अगर हम क्वेश्चंस पूछना चालू करें, पेरेंट्स से हिस्ट्री लेते हैं तो घर में कैसा है, अगर छोटा बच्चा है प्ले ग्रुप नहीं जाता है तो हमें पुरानी 6 महीने की हिस्ट्री चाहिए होती है, और हम मैच करते कि हमारा जो पहला और दूसरा कंडीशन था उसमें से 6 कम से कम सिम्टम्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हम इनकी प्रेगनेंसी हिस्ट्री भी लेते हैं, जो इनकी मदर होती है इनकी प्रेगनेंसी हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, ड्यूरिंग बर्थ इंजरी हो गई है, या मम्मी जो पेरेंट माँ है उसको प्रेगनेंसी के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण बच्चे में ADHD या ब्रेन में चेंजेस हो गए, जिसके कारण वो ADHD का पेशेंट बन गया है। और अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो हम स्कूल के टीचर से कुछ कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, टीचर से बात करेंगे कि आप जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बच्चा फॉलो करता है कि नहीं करता है, स्कूल में पढ़ने में कैसा है, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, मारपीट करता है कि नहीं करता है, बहुत ज़्यादा फिजिड है कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल बच्चा बैठा है बट वो कभी ना कभी ऐसे ऐसे करता रहेगा, कभी ऐसे करता रहेगा, कभी यूं करता रहेगा, पैर लगातार हिलाता रहेगा, या कुछ ना कुछ मूवमेंट करता रहेगा। ये एक बहुत मार्क्ड सिम्टम्स है जो कि पेरेंट्स यूजुअली भूल जाते हैं और टीचर्स भी भूल जाते हैं। तो हम दोनों तरीके से, ये बच्चों की हिस्ट्री के लिए मैं बता रही हूँ आपको, साइन सिम्टम्स लेंगे, 6 महीने देखेंगे, उसके बाद फिर उनको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए वो हम पेरेंट्स से डिसाइड करते हैं। और अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज गोइंग है, तो खुद आया है या पेरेंट के या गार्जियन के साइड आया है, तो हम पेरेंट को अलग बैठा के सारे हिस्ट्री लेते हैं, साइन सिम्टम्स लेते हैं कभी भी कंक्लूजन में पहुंचने के पहले, और जो हमारा पेशेंट है उसको भी अलग बैठा करके सारे साइन सिम्टम्स लेते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो साइन सिम्टम्स दे रहा है वो एग्जैक्टली मैच करे। कई बार
डॉक्टर को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है कि हमारा पेशेंट जो बता रहा है क्या वो उसके बिहेवियर से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हम डायग्नोस करते हैं तो फिर हम उनको थेरेपीज़ के थ्रू ठीक करने की कोशिश करते हैं, मेडिसिन्स भी बताते हैं और अल्टरनेटिव जो अब ट्रीटमेंट्स आ गए हैं उनकी तरफ भी उनको ज़्यादा अवेयर करते हैं। अब आते हैं उन लोगों पर जिनको ADHD नहीं है पर पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत रश है, लोगों को मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो ADHD की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, लोग एंशियस हो जाते हैं, एंजाइटी होती है। तो अब कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर जिन लोगों को आशंका है कि उन्हें भी ADHD हो सकता है डेवलप आने वाले समय में, वो क्या करें, कैसे प्रिकॉशंस लें, क्या थेरेपीज़ लें कि वो इस चीज़ से बच सकते हैं? देखिए, इससे पहले कि हम कॉज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये बाय बर्थ हो सकता है, ब्रेन क्रॉनिक डिसऑर्डर है, तो इसके रीजंस क्या हैं, उसके बाद फिर जिनको हो रहा है लेटर ऑन वो कैसे हमको समझ में आएगा। तो ये ड्यूरिंग बर्थ आप बॉर्न हुए हैं ऐसी डिसेबिलिटी के साथ, बट 2 साल के बाद धीरे धीरे 2 से 17 साल में आपके बिहेवियर में वो चेंजेस देखे गए हैं और फिर डॉक्टर डायग्नोस करता है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है अगर आपके ब्रेन को किसी तरीके की इंजरी है ड्यूरिंग बर्थ, आफ्टर बर्थ, तब भी आप में ADHD के चांसेस हो सकते हैं। अगर माँ प्रेग्नेंट है और उसने उस दौरान बहुत ज़्यादा एक्सपोजर किया है लेड के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। अगर मदर स्मोकिंग है, एक्सेसिव स्मोक करती है, अल्कोहल लेती है या ऐसी कोई ड्रग्स या दवाओं पर है जिसके कारण जो बच्चा है पेट के अंदर उसके ब्रेन में चेंजेस आने लगते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं ADHD के लिए। कई बार क्या होता है ट्रॉमा, मतलब बच्चा जब छोटा था उसके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसको वो सह नहीं पाया और उसके कारण धीरे धीरे उसके ब्रेन में चेंजेस होते गए और कहीं ना कहीं वो लेटर ऑन अपने स्टेज में ADHD का पेशेंट बन गया है। कई बार क्या होता है हम इतना प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चों को, हम इग्नोर करते हैं कि हाँ हमारे बच्चों को होगा, नहीं हमारे बच्चों को नहीं हो सकता है, और बच्चा भी वो रहता है कि अरे ये तो थोड़ा बदमाश है, अरे ये चंचल है, ये सुनता नहीं है, तो बच्चे के भी दिमाग में हो जाता है अरे हाँ मेरे माँ बाप ने तो बोला कि मैं बहुत चंचल हूँ, बदमाशी करनी चाहिए बच्चों को, और बच्चे फिर वैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। बट जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, दुनिया में एक्चुअली एक्सपोज होते हैं, तो धीरे धीरे उन्हें भी कहीं ना कहीं जब वो समझदार हो जाते हैं तो उन्हें समझ में आने लगता है कि हाँ अभी मुझ में चेंजेस आए हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो बीमारी है ये आपके ब्रेन के फ्रंटल लोब की है, इसमें नर्व्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स इसमें चेंजेस आते हैं तो ये हो जाता है। जैसे कि आपने बोला स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, कुछ खान पान की चीज़ें भी हैं जो कि इसको बढ़ाती हैं। हो सकता है इसकी डिग्री बहुत माइल्ड थी बच्चे में जब वो पैदा हुआ, बट ऐसी चीज़ों से वो कंटिन्यूसली एक्सपोज होता रहा कि उसके जो साइन सिम्टम्स थे वो बड़े होने पर बहुत ज़्यादा दिखने लगे, और तब हमें पता चला कि स्ट्रेस के कारण या तो फिर ऐसी चीज़ें खान पीन में हम लेकर आए, जैसे कुछ एलर्जेंस होते हैं जो कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को एग्रावेट करते हैं। जैसे कि आप अगर कैंडी देखेंगे, सोडा देखेंगे, इनमें जो कलर डाला जाता है, कैप्सूल्स हो गए हैं, दवाएं हैं, जैसे येलो कलर का, सन येलो कलर का, अगर आप कभी देखेंगे कोई कफ सिरप या दवा उसमें लिखा होगा सन येलो कलरेंट यूज़ है। इस टाइप के कुछ स्पेसिफिक कलरेंट होते हैं जो कि कॉज करते हैं आपके ब्रेन में चेंजेस को, तो ये धीरे धीरे चेंजेस होने लग जाते हैं। तो स्ट्रेस में खाली नहीं बोलूँगी, कई बार आपके खान पान में भी क्या आया है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, चाहे वो वर्क प्लेस का हो, फैमिली हो या अपने आप को लेकर के हो। शुरू में नहीं पता चलता है कि हमें ADHD है। ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है हमेशा से डिप्रेशन रहने लग जाता है, वो सोचते हैं उनका जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो काफ़ी हट जाता है। तो शुरू से ही क्या होता है कि वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और अपने वर्ड्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे सोसाइटी जो होती है उसका बहिष्कार करना चालू करती है और इसमें डिप्रेशन होने लग जाता है, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। जब वो डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, सुसाइड की तरफ जाते हैं और डॉक्टर को तब जाके मिलते हैं। इसके पहले उन्होंने कभी भी डॉक्टर से थेरेपीज नहीं ली, ना इस बारे में बात किया, ना पेरेंट ने, ना उस पर्टिकुलर इंसान ने जिसको ये प्रॉब्लम हो रही थी। तब कहीं जाके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया कि ये बहुत टाइम से था, तो ये बेसिकली आपका बर्थ के साथ ही होता है और एज के साथ कई बार होता है, डेवलप होता है। मान लीजिए आप 40 साल के हुए, 45 साल के हुए, आप में कोई साइन सिम्टम्स नहीं आए, बट ऐसी कुछ चीज़ हुई और आप डॉक्टर के पास गए,
हिस्ट्री ली डॉक्टर ने और उन्होंने आपको बताया कि आप ADHD से इतने साल से ग्रसित थे। अब आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से ये जानना चाहूँगी कि आपके पास भी ऐसे मरीज़ ज़रूर आते होंगे, वो बच्चे हों चाहे अडल्ट हो। तो जब बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके माँ पिता का अपने बच्चों के प्रति कितना उनको जानकारी है इस बारे में, उनका स्वभाव अपने बच्चों के प्रति कैसे रहता है। वहीं अगर कोई अडल्ट आपके पास आता है तो वो लोग किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और क्योर होने के लिए वो लोग कितना जिज्ञासा रखते हैं। कई लोग अगर ADHD से ग्रसित हैं तो वो लोग सीधा इसको नकारते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं है, एड्रेस नहीं करना चाहेंगे। तो आपके पास किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं, आपका अनुभव कैसे रहा है, लोगों को और क्या जानना ज़रूरी है? महीने में 5 से 10 पेशेंट मेरे पास आते हैं। अगर हम इंडिया में पूरे साल में केसेस की बात करें तो 10 मिलियन केसेस कम से कम इंडिया में होते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करें तो 7 से 8% जो लोग होते हैं वो ADHD के बीमार ग्रसित होते ही होते हैं। कुछ पेरेंट्स मेरे लिए एक्चुअली क्या सारे डॉक्टर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है पेरेंट्स को समझाना या किसी बड़े इंडिविजुअल को समझाना कि आपको ADHD है। शुरुआत में तो इसको बीमारी मानी नहीं जाती थी। इनिशियली अगर आप देखें तो 1994 तक इसको ADD बोला जाता था। अमेरिकन एसोसिएशन में इस पे हाइपर एक्टिविटी को ऐड करके ADHD इसको नेम कर दिया है। तो पेरेंट्स मानने को नहीं 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 मेरे बच्चे को ऐसे कैसे हो सकता है। तो अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे पूरे देश में। बाकी कंट्रीज़ में हो रहे हैं अवेयर, लोग मान रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें थेरेपीज़ वगैरह कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जो एजुकेटेड हैं बट वो लोग थेरेपीज़ नहीं लेना चाहते हैं। उनको लगता है नहीं नहीं जैसे बच्चे बड़े होंगे, या तो उनके आजू बाजू के लोगों ने उनको ऐसा ज्ञान दिया कि नहीं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे समझदार होगा और चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको नॉर्मल से हटके कुछ भी साइन सिम्टम्स लगते हैं, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, एक जगह बैठ नहीं सकता है, उसमें फोकस नहीं कर पा रहा है या आपके कमांड को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो आपको इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं समझती हूँ एक माँ होने के हिसाब से कि आप में कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बट आप ये समझिए अगर आपने सही टाइम पर अपने बच्चे को सही दवाएं और सही थेरेपी दी तो उसका आगे का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो मानते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन भी कंटिन्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 2 दिन खाया, 1 महीने खाया और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। ये लंबा समय लेगा, हो सकता है 5 साल भी हो जाए, हो सकता है 10 साल भी हो जाए, और कई बार होता है कि जीवन भर आप इससे संघर्ष करते हैं, बट आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ बच्चे के पेरेंट्स कर लेते हैं। अडल्ट्स में बहुत डिफ़िकल्ट है ये मानना कि मैं ADHD से ग्रसित हूँ। कई बार बोल के जाते हैं कि हमको नहीं मालूम है क्या, हम इतने दिन से हैं, थोड़ा सा कुछ क्या हुआ आप लोगों ने हमको इसका पेशेंट बना दिया। तो डॉक्टर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये टास्क। तो मेरा मानना है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स भी अब एजुकेटेड हैं, अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है तो उसको सुन के देखिए। हर बार डॉक्टर अपना फ़ायदा नहीं देखेगा, आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि बच्चा अगर सही समय पे अपने आप को संभाल लेता है, अपने एक्शंस को संभालता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, सोसाइटी में उसको एक्सेप्टेंस उतना ईजिली मिल जाता है, चाहे ये अडल्ट में हो या आपके बच्चे की बात कर रही हो। आपने अवेयरनेस की बात की है, तो हाल ही में एक चर्चित सेलिब्रिटी भी जो हैं, जो खुद 41 साल के हैं, अब जाकर उन्हें पता चला है कि वो ADHD से ग्रसित हैं, और वो खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो सामने आए हैं और उन्होंने इसके बारे में लोगों को जानकारी दी है, जागरूकता दी है। तो जब अब अडल्ट्स जो हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, उन्हें अब पता चल रहा है, वो लोग एड्रेस कर रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ रहा है। ये देखने को मिल रहा है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। झारखंड में जितने बच्चे हैं, छोटे छोटे या फिर बड़े हैं, उनके लिए आपको क्या लगता है कहाँ ज़रूरी है, स्कूल्स में, दफ्तर में ऐसा क्या किया जाए कि उन्हें जानकारी मिले, उन्हें समझ आए कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन चाहिए, इलाज चाहिए, क्योर चाहिए, थेरेपीज चाहिए। लोग एक्सेप्टेंस तो है नहीं, लेकिन अवेयरनेस कैसे फैलाया जाए ताकि और लोगों में इनबिल्ट होता चला जाए? देखिए, इसके लिए तो एक हमको जो भी सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, उनको अवेयरनेस करना चाहिए। डॉक्टर्स तो कर रहे हैं और मुझे लगता है सरकार को भी करना चाहिए। स्कूल्स में स्पेसिफिकली ये आपको सिखाना चाहिए, एज अ पार्ट ऑफ एक करिकुलर होना चाहिए टीचर्स के लिए कि अगर ऐसे बच्चे हैं तो आप उनको कैसे पहचान सकते हैं और उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो बच्चा होता है वो स्कूल में बिताता है,
और अगर टीचर्स का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो बाकी बच्चे भी उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये टीचर्स में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसे बच्चे हैं आपके पास तो पहले तो आप उनको स्कूल में एडमिशन दीजिए और नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करिए और उनको एक्सप्लेन करिए कि बेटा आपको ये काम करना है, कोई बात नहीं है, आप पेशेंस रखिए और हम भी पेशेंस रखेंगे। और बाकी बच्चे जो उसके क्लास में हैं, आजू बाजू हैं, उनको भी समझाओ कि उसको आपको हेल्प की ज़रूरत है, वो आपका अच्छा फ्रेंड है। क्योंकि अगर टीचर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, फिर मैंने जैसे बताया कि डिप्रेशन हो जाएगा, बच्चा फिर स्कूल नहीं जाएगा और ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, एग्रेसिव भी कई बार हो जाएगा। तो टीचर्स को ये एक अलग से ट्रेनिंग देना चाहिए कि अगर इस टाइप के स्पेशल बच्चे आते हैं तो आपको उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे कि होम्योपैथी हो गई, उसमें बहुत अच्छा इलाज है। जैसे कि मैंने बताया कि इस कंडीशन में, इस डिसऑर्डर में बच्चा जो होता है या व्यक्ति जो होता है वो अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती हैं और हेल्प करती हैं आपको काम डाउन करने के लिए, आपके एनर्जी लेवल को कम करने के लिए, जिससे कि आप थोड़ा नॉर्मल जी सकते हैं। इसके अलावा मैं थेरेपीज़ बहुत सारा बोलना चाहूँगी कि आप करिए। लोग बोलते हैं कि ना ये फालतू है, नहीं करना चाहिए। बिहेवियर थेरेपीज़, काउंसलिंग लगातार डॉक्टर से, प्रॉपर मेडिकेशन देना, और अगर आपका बच्चा बहुत हाइपर है तो आप उसको ऐसी जगह इन्वॉल्व कीजिए जहाँ पर उसकी एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो सके और उसकी एनर्जी जो है वो वहाँ जाए। आपने जैसे बताया कि एक इंडियन एक्टर है जिन्होंने अब आके बताया है कि उनको ये वाला प्रॉब्लम था। मैं 2-3 और फेमस नाम बताऊंगी, जैसे कि बिल गेट्स हुए, अभी उनका रिसेंटली डाइवोर्स हुआ है और उन्होंने भी ये खुलासा किया है कि उनको ये प्रॉब्लम थी। तो पेरेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, बाकी सारा सोसाइटी ये समझिए कि ये एबनॉर्मल नहीं है। अगर इनको सही तरीके से आपने सही दिशा दिखाई तो ये बड़े आदमी ऐसे बनेंगे जो दुनिया के लिए बहुत अच्छा करेंगे। बिल गेट्स को सब जानते हैं। हैरी पॉटर की जो लीड हीरोइन थी एमा वॉटसन, उनका भी है। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं। जैसे मैंने बोला, एनर्जी आप स्पोर्ट्स में लगाइए, सिखाइए उसको स्विमिंग करना, उसकी एनर्जी सही दिशा में जाएगी तो वो कहीं ना कहीं जाके बहुत ज़्यादा नाम कमाने लग जाएगा। और डॉक्टर्स की सलाह लेते रहिए, बीच बीच में मेडिसिन देते रहिए। मैं मॉडर्न मेडिसिन का इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि काम तो करती हैं बहुत अच्छे से, बट उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये डिसऑर्डर जो है वो आपको लंबे समय तक दवाओं के लिए आपको सेवन करना ही पड़ेगा। तो थेरेपीज़, लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पेपर के थ्रू हो, नुक्कड़ नाटक से हो, सोशल मीडिया अब तो आ गया है, इतने सारे इन्फ्लुएंस हैं, उनसे आप बात करिए, उनको बताइए और अपने बच्चे को समझाइए कि आप कुछ अलग से नहीं हो। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके फॉलो करो और एवरीडे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बच्चे का आप एक टाइम टेबल बनाइए और रोज़ उसको वही रिपीट करवाइए, तब कहीं जाके बच्चे के ब्रेन में या अडल्ट के ब्रेन में वो चीज़ समझ में आती है कि ओके मुझे क्या करना है, एक टाइम टेबल फॉलो करना है। और साथ में आप भी करिए, जैसे स्कूल में है, अगर सडनली चेंज होगा वो बच्चा नहीं समझ पाता है, लेकिन जब टाइम रूटीन फिक्स होता है कि मेरा ये सोने का टाइम है, अभी मुझे ये करना है, उस हिसाब से बच्चे को धीरे 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 कंट्रोल अपने इमोशंस में आने लगते हैं, एक्टिविटी में भी आने लग जाते हैं। पेरेंट्स का ये सवाल हमेशा से रहा है कि अगर पेरेंट्स बार बार डॉक्टर के पास दौड़ नहीं लगाना चाहते, बच्चों को लेकर जाना आना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चा ऐसे भी बहुत ज़्यादा चंचल रहता है ADHD से जब ग्रसित हो तो ऐसे में थेरेपीज़ आपने बताया है, बिहेवियर थेरेपीज़ होता है, थोड़ा सा और विस्तार में जानना चाहेंगे लोग कि किस तरीके से ऐसे क्या किया जाए, कौन सी थेरेपी दी जाए, पेरेंट्स किस तरीके से अपने आप को तैयार करें कि वो ऐसे बच्चों से डील कर पाए और बहुत ही पीसफुली, स्मूथली उसे ADHD से बाहर निकाल ले आए। देखिए, पेरेंट्स तो फर्स्ट टीचर हैं, वो पूरे टाइम अपने बच्चों के साथ रहते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। वो बिल्डिंग ब्लॉक है अपने बच्चों के जीवन के लिए, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएंगे, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चा बच्चा ही रहता है। तो पेरेंट्स को ये समझना है कि सबसे पहले चेंजेस आपको अपने में लाना होगा, उसके बाद आप अपने बच्चों में लाएंगे और फिर सोसाइटी को अवेयर करवाएंगे। तो इसके लिए अभी बहुत सारे बिहेवियर थेरेपीज़ होते हैं। इनफैक्ट पेरेंट्स के लिए भी क्लासेस होती हैं जहाँ पे पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपको अपने बच्चे को हर कंडीशन में कैसे एक्सेप्ट करना है,
कैसे उसे ट्रेन करना है कि वो नॉर्मल है, वो अपने दिनचर्या को नॉर्मली कर सकता है, क्या क्या मेजरमेंट्स आप ले सकते हैं कि आपका बच्चा है आपका कमांड फॉलो करना चालू कर दे, जब आप सोशली बाहर एक्टिव हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं तो कैसे बिहेव करना है। तो पेरेंट्स आपको ज़रूर जाना चाहिए ऐसे थेरेपिस्ट पे। समय सबके पास 24 घंटा होता है, कुछ लोग हमेशा समय का रोना करते हैं, बट आप मेरी बात मानिए, समय उतना ही है और आपके लिए आपके बच्चों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। साथ में आप अपने बच्चों को भी लेके जाएं, जिसमें वो गेम सिखाते हैं, जहाँ पे एंगेजमेंट करना है, योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, एंगेज करना सिखाते हैं। पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को ये सिखाया जाता है कि किस अवस्था में, जैसे आपको सोशली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या आपके सर्कल में उन्होंने आपको कुछ कहा या बुली किया, तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। वो पेरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम ये मान सकते हैं कि ADHD अब नई चीज़ नहीं है लोगों के लिए, ये ऑलरेडी लोगों में है, अगर कमी है तो सिर्फ एक्सेप्टेंस में लोगों में। तो एक कोई और क्लियर मैसेज लोगों को देना चाहिए कि ADHD को किस तरीके से एड्रेस किया जाए, और जो दुर्व्यवहार उनके साथ पब्लिकली किया जाता है, उन्हें नेगेटिविटी का काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप कुछ एक मैसेज जो स्कूल वाले हों या कोई अडल्ट हो, ऑफिस में लोग हैं, समाज है, उनको देना चाहें। देखिए, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आप उस बच्चे की जगह, उस पेरेंट की जगह अपने आप को रखे देखें, चाहे आप स्कूल में हों, चाहे टीचर हों या कहीं पे भी हों, और फिर सोचिए आपको क्या करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति, वो बच्चा आपका अपना होता, तो आपने जो आज सामने वाले के साथ व्यवहार किया, क्या आपका व्यवहार वैसे ही होता? ऐसे लोगों को प्यार की ज़रूरत है। आप डांट के, मार कर इनको नहीं सुधार सकते हैं, ना ही इनमें चेंजेस ला सकते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को प्यार की ज़रूरत है। अच्छे से समझाएंगे, रूटीन प्रॉपर बना देंगे, तो इनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि सब मेरे जैसे हैं, मिलजुल के रह सकते हैं, और आपको भी उतना ही इजी होगा एडजस्ट करने में। आप जितने ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, सामने वाला उससे ज़्यादा होगा, तो नुकसान आपको भी है और इनको है। और एक आखिरी में हम देखें तो हम सब सोसाइटी में रहते हैं, और इस टाइप के क्या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमको देखने को मिलेंगी। तो सोसाइटी अवेयर रहे आपके साथ। अगर ऐसा कुछ भी बच्चा आता है या ऐसे कोई व्यक्ति आता है, उसको पोलाइटली, प्यार से समझाएं। तो आपने सुना कि ADHD के लक्षण क्या है, इसे कब गंभीरता से लेना चाहिए, और समाज को इनके प्रति कैसा स्वभाव रखना चाहिए। हमारे साथ इतनी सारी जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब तक के लिए इतना ही। स्वास्थ्य चर्चा के अगले कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दूरदर्शन झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।